नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। फडणवीस के घर बीजेपी की बैठक चल रही है। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं और बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी की इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि फडणवीस के घर बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो जाएं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां आपको बताते चले कि बड़ा भूचाल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ये कयास लगाए जा रहे हैं। फडणवीस के घर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। तमाम नेता मंत्री यहां पर मौजूद हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि अहम बैठक चल रही है और अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ा फेरबदल हो सकता है। अजीत पवार जो हैं वो शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव ओमशील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, महाराष्ट्र में एक बार से फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। बताया यह जा रहा है कि अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है? सत्यम, ये संडे महाराष्ट्र के राजनीति के लिए सुपर संडे बन चुका है। आप लगातार देख रहे होंगे सुबह से जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस के घर पर मीटिंग चल रही है और अजीत पवार रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए और साथ ही सीएम शिंदे भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो ये काफी मायने में ये एनसीपी के पार्टी में टूट बताई जा रही है। बता दूं, पहले ये खबर आ रही थी कि 53 में से 26 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, पर अभी खबर ये है कि 53 में से 29 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, जो कि उनमें से 9 विधायक अजीत पवार के साथ मंत्रिमंडल पद की शपथ ले सकते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। सत्यम, ओमशील, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 29 विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं और कुछ ही देर में ये विधायक शपथ ले सकते हैं राजभवन में। ये जानकारी मिल रही है कि कुर्सियां सज गई हैं। जरूर सत्यम, ये खबर बिल्कुल सही है और इनमें से जो 9 विधायक हैं, 29 में से जो 9 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, वो जो 9 विधायक हैं वो मंत्रिमंडल पद की शपथ लेंगे और उसका समर्थन 29 विधायक करेंगे। और ये जो एनसीपी में टूट बताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये एनसीपी में बड़ी फूट है और इससे कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष एकजुटता का दावा कर रहा है, शरद पवार एकजुटता का दावा कर रहे हैं। शरद पवार इतने बैठकों में, महागठबंधन के बैठकों में शामिल हो रहे हैं और समर्थन देने का वादा कर रहे हैं, तो वो विपक्ष को एकजुट कैसे कर पाएंगे जब उनकी पार्टी एकजुट नहीं है? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि एनसीपी पर और शरद पवार पर खड़े होते हैं। ओमशील, ऐसे में ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि छगन भुजबल जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। जरूर सत्यम, छगन भुजबल मंत्री बना सकते हैं और तमाम उनके साथ में 9 जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर पहले शरद पवार से पूछा जाता था अजीत पवार के बारे में, तो वो ये कहते थे कि
हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, वो इन सब चीजों से इनकार करते हुए नजर आते थे। आपको याद होगा सत्यम, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी तब शरद पवार ने कहा था कि उनकी अनुभव की कमी की वजह से सरकार गिरी है। तो क्या हम ये मान लें कि अजीत पवार के अनुभव के कमी की वजह से एनसीपी में टूट हो गई, या फिर शरद पवार के अनुभव में कमी थी इसलिए वो अपने पार्टी को नहीं बचा पाए? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि सीधे सीधे एनसीपी पर और जो महागठबंधन होने का दावा करते हैं शरद पवार, उन पर खड़े हो रहे हैं। सत्यम। ओमशील, जो अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या कुछ सामने निकल कर आई है? सत्यम, ये जो इसके पीछे कोई वजह सामने नहीं आ रही, क्योंकि इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं काफी दिनों से चल रही थी, जो कि पर्दे के पीछे चल रही थी। बीच में ये हमें देखने को ही मिला था बाहर में, पर उसे दबा दिया गया था शरद पवार द्वारा और सुप्रिया सुले द्वारा बातचीत करके मैनेज कर लिया गया था। पर ये जो अंतर कला है इनमें, वो अब उभर के बाहर आ चुका है, और ये अब इतना बाहर आ चुका कि इनको अजीत पवार को एक कदम लेना पड़ा, जिसके वजह से अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि अब ये सरकार में सम्मिलित होंगे। शिंदे रहेंगे शिंदे मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से एक और डिप्टी सीएम हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, जिनका नाम होगा अजीत पवार। ओमशील, 2024 चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है? ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है सत्यम, क्योंकि जिस तरीके से 2024 को लेकर आप देख रहे होंगे कि विपक्ष कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से इंटैक्ट होने की कोशिश कर रही है, पर अब इसी बीच में जब विपक्ष कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है, जैसे एनसीपी में आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं, उनमें से आधा से ज्यादा यानी कि 29 विधायक डायरेक्टली चले गए शिंदे गुट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम सवाल है कि जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते जा रहा है, जो और जो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है वो काफी मजबूत होते जा रही है। सत्यम, तो ये 2024 के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए काफी राहत की बात है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र उनके हाथ से नहीं जाएगा। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। यूसीसी पर बीजेपी को समर्थन मिलने की उम्मीद, ये उन्होंने कहा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, कई पार्टी बीजेपी का यूसीसी पर समर्थन कर रही हैं। ये पीयूष गोयल ने कहा है, हमें क्रॉस पार्टी समर्थन भी मिलेगा, ये भी पीयूष गोयल ने कहा है। बड़ी और अहम जानकारी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। अन्य पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि देश को जोड़ना चाहिए, ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है पीयूष गोयल का, और उन्होंने ट्वीट कर ये बड़ी बात कही है, हमारे पास बहुमत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। बता दें कि यूसीसी को लेकर कई पार्टियां समर्थन कर रही हैं, जिसमें सुभाषपा भी शामिल है। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है, और मुझे लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते हैं, जो देशभक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बांटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगी, और ऐसे पूरे देश को एक गठबंधन में बनाने के लिए जो प्रयास है वो सराहनीय है। और चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में नहीं, देश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी है। फ्रांस में दंगों के बीच अचानक सीएम योगी के लिए बुलावा क्या आ गया, विपक्षों को मिर्ची लग गई है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ भारत में सीएम योगी का नाम छाया हुआ है, तो वहीं विदेशों में भी सीएम योगी का बोलबाला है। जी हाँ, एक बार इस ट्वीट को देखिए और ध्यान से पढ़िए, आखिर इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर हंगामा बरपा है।
एक तरफ इस ट्वीट को लेकर योगी के फैन वाह वाह कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस ट्वीट को फर्जी बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर इस ट्वीट के पीछे वायरल होने की पूरी कहानी। आप सभी जानते ही होंगे कि 17 साल के लड़के की मौत पर फ्रांस के कई जगहों पर हिंसा प्रदर्शन चल रहा है। कई शहर धधकती आग में स्वाहा हो रहे हैं, तो कहीं पथराव और लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच प्रोफेसर एन जॉन कॉम के वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया जाता है। ट्वीट में लिखा जाता है कि फ्रांस में दंगों की स्थिति को काबू करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए। वो 24 घंटे के भीतर दंगों को रोक देंगे। इस ट्वीट को देखते ही सीएम आदित्यनाथ ऑफिस से रीट्वीट करके लिखा गया कि जब भी विश्व के किसी हिस्से में दंगा भड़कता है, अराजकता फैलती है, तो दुनिया सहानुभूति तलाशती है, तो यूपी के महाराज जी की ओर से स्थापित व्यवस्था कानून योगी मॉडल को तलाशती है। बस फिर क्या था, इस ट्वीट को देखते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट की लहर सी आ गई। लोगों ने तरह तरह के ट्वीट करते हुए प्रोफेसर एन जॉन कॉम के ट्वीट को फर्जी बताया है। लोग तो यहाँ तक बातें करने लगे कि जिसे प्रोफेसर एन जॉन कॉम बताया जा रहा है वो असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुका है। तस्वीर के साथ कई फोटोज भी शेयर किए जाने लगे। इस फोटोज में एक ऐसी भी तस्वीर है जिसमें ये बताया गया कि ट्वीट करने वाला शख्स पहले भी योगी आदित्यनाथ से मिल चुका है। बात सोशल मीडिया पर चुटकी लेने की हो और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओवैसी ने झट से ट्वीट करते हुए लिखा, भाई भाई भाई, फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी फर्जी अकाउंट के ट्वीट से खुश हो रहे हैं। झूठे एनकाउंटर, गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई और कमजोरों को निशाना बनाना कोई परिवर्तनकारी नीति नहीं है। ये जमहूरियत का विनाश है। योगी मॉडल का सच तो हमने लखीमपुर खीरी और हाथरस में देखा था। इन आरोप प्रत्यारोप पर ये पता नहीं चल पाया कौन सही है कौन गलत, लेकिन प्रोफेसर साहब के पुराने ट्वीट को लोग खंगालकर सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक ट्वीट वायरल कर रहे हैं। खैर, इस मामले में आगे क्या नजारा देखने को मिलेगा, ये हम आपको जरूर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आपको बताते चले कि फ्रांस में जो है वहां पर दंगे हो रहे हैं और इसी बीच एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें सीएम योगी को फ्रांस भेजने की बात कही गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे देश मजबूत होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के इसके लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अपने तौर तरीके और रस्मों रिवाज हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो देश मजबूत होगा, साथ ही लोगों में भाईचारा भी पैदा होगा। हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन भाजपा के इसको लागू करने के तौर तरीके से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी लागू करने के लिए तो वर्णन है, लेकिन थोपने के लिए नहीं। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति बना ही श्रेष्ठ होगा। तो यूसीसी को लेकर अब मायावती का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। वो यूसीसी के समर्थन में है। रहन सहन कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कि
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के भजनपुरा में सुबह सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध मंदिर और अवैध दरगाह को हटाया गया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रही है। इस दौरान सबसे पहले दरगाह हटाई गई है, जो करीब 3 दशक से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। दरगाह हटाने के बाद मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को हटाया गया है। जिस जगह ये अवैध निर्माण हटाया जा रहा है उसे वजीराबाद रोड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चले कि लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान, इसके साथ ही केंद्रीय बलों की मौजूदगी भी रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी रखी गई है। पुलिस इस दौरान माइक से भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हुई नजर आई है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अवैध तरीके से दरगाह और मंदिर बना हुआ था, जिसको अब हटा दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के तमाम जवान तैनात रहे हैं, जिसके बाद इस मंदिर और दरगाह को हटाया गया है। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की इस दौरान पुलिस ने अपील भी की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं। राज्यपाल ने सीएम गहलोत से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर के नाखून में चोट लगने से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां पर डॉक्टरों ने सीएम अशोक गहलोत को 7 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री गहलोत की तबीयत पूछने के लिए उनके आवास पहुंचे थे और इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कई कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री गहलोत से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस ने मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार हो रही हिंसा के मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। बता दें चले कि इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और मणिपुर हिंसा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा है कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी का प्रचार चल रहा है, जबकि पीएम मोदी को समय निकालकर मणिपुर हिंसा से पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने के लिए जाना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर थाने में महिलाओं की पिटाई मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। रामपुर मथुरा इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर राम अवध चौहान और मुंशी कमलेश यादव को निलंबित कर दिया गया है। महिला सिपाही रचना चौधरी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। थाने में महिलाओं की पिटाई का मामला सुर्खियों में आया था। पुलिस अधीक्षक भुले सुनील चंद्रभान ने जांच बिठाई थी। जांच का जिम्मा एएसपी दक्षिण एनपी सिंह को सौंपा गया था। एएसपी दक्षिण एनपी सिंह की जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे। 2 भाइयों की लड़ाई के बाद घर की महिलाएं थाने पहुंची थीं। आरोप है कि थाने में फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सड़क पर लापरवाही से आए दिन हादसे होने के बावजूद युवा स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्नाव से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइक पर 7 युवक सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्नाव पुलिस की मीडिया सेल ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है, जिसके बाद यातायात पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर 16,000 रुपए का चालान काट दिया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और 16,000 रुपए का इनका चालान काटा गया है।
देख सकते हैं एक बाइक पर 7 युवक सवार हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये अपनी जान के साथ साथ रास्ते में और जो यात्री चलते हैं उनकी भी जान के लिए खतरा बन रहे हैं। लगातार पुलिस जागरूक भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये युवा सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको महज चंद लाइक और व्यूज के चक्कर में इस तरीके का वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन इस बार इनको ये वीडियो बनाना भारी पड़ गया है। पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फास्ट थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है और जिसके चलते बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं तीसरे बदमाश को पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया है। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 32 बोर पिस्टल, अवैध हथियार समेत कई सामान बरामद कर लिए हैं। इसके बाद सूचना थी कि कुछ सक्रिय अपराधियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में है, जिसको लेकर शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी। दंकौर पुलिस द्वारा इसी चेकिंग में एक इनोवा को ट्रेस किया गया। उसमें जब चेकिंग के लिए कुछ व्यक्तियों को उतारा गया तो उनके पास से इलीगल वेपन बरामद हुए, जिसको देख के इनोवा सवार जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी और पिकेट तोड़ते हुए आगे चले गए। इसको लेके एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में इकोटेक 1 पुलिस द्वारा और SWAT टीम द्वारा इस इनोवा को ट्रेस किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनका नाम बिल्लू फौजी और सत्य गंगोला है, जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं। इन पर हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसे कई मुकदमे गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में दर्ज है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगठित अपराध पर एक बड़ी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में पुलिस की सेक्टर 79 के कच्चे रास्ते पर 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी है। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। इनके पास से एक कार भी पुलिस ने बरामद की है। फरार अपराधियों की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।